नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स से यानी अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी और रोजगार नीति से संबंधित है। तो यहाँ पर वो देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, यानी नकारात्मक रोल अदा करती है। ठीक है, इसको समझेंगे क्योंकि मैंने अभी आप लोग को मुद्रास्फीति में के बारे में पढ़ाया। वहाँ भी आप लोग देखेंगे कि बेरोजगारी मुद्रास्फीति में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, और किसी देश की मुद्रास्फीति जो होती है वो उसकी अर्थव्यवस्था को तय करती है। तो इस तरह से बेरोजगारी का संबंध अर्थव्यवस्था के अंदर परोक्ष रूप से हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है, जो परीक्षा में आपके आना है, परीक्षा में प्रश्न, वो बेरोजगारी के जो प्रकार हैं। तो क्वेश्चन जो आएगा उसके ऊपर उसकी डिफिनेशन लिखी होगी और पूछा जाएगा आपसे कि ये किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, या किस क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर शहरी बेरोजगारी की भी चर्चा हम लोग करेंगे, ग्रामीण बेरोजगारी की भी चर्चा करेंगे, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इन सभी प्रकारों में ये सभी चीज़ें देखने को हमको मिल जाएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर तो बेरोजगारी होता क्या है और भारत सरकार यानी भारत के अंदर किस प्रकार की बेरोजगारी को शामिल किया जाता है सामान्य तौर पर, तो वो भी चीज़ें समझना जरूरी है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो जब हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम दो प्रकार की बेरोजगारी की बात करते हैं। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इसको हम लोग समझ लेंगे। पहले समझ लें कि बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी का मतलब कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। सीधे सामान्य तौर पर अगर हम आपसे अगर पूछा जाए कि बेरोजगारी क्या है, तो मतलब कि आप किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगे हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार की आय नहीं मिल रही है। ना तो आप उत्पादन कर रहे हैं, और जब उत्पादन नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की आय का अर्जन भी नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ हमको बेरोजगारी के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि ना तो आप किसी प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की आय का अर्जन कर रहे हैं। तो बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में ना लगे होना होता है। मतलब किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में आप नहीं लगे हुए हैं, सीधे वो बेरोजगारी हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि श्रम शक्ति के कार्य में ना लगे होने वाले अथवा बेरोजगार होने की स्थिति को दो रूपों में देखा जाता है। अब ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि दो प्रकार की बेरोजगारी, यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, दोनों ही स्थितियों में जो श्रमिक वर्ग होगा या कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में नहीं लगा है, लेकिन उसके पीछे के रीजन के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी को भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल किया गया है। ये चीज़ ध्यान देंगे। कारण क्या है? एक कारण होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक कारण है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक प्रकार की बेरोजगारी को भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन किस प्रकार की बेरोजगारी को शामिल किया जाता है वो है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो हम इसको समझे कैसे? तो ऐच्छिक बेरोजगारी जो होती है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो श्रमिक वर्ग है, वो चाहता ही नहीं है कि रोजगार वो करे, किसी प्रकार का आय का अर्जन करे, चाहे उसके पास योग्यता हो चाहे योग्यता न हो। योग्यता के आधार पर भी उसको रोजगार मिलता है, अयोग्यता के आधार पर भी जो उसके लायक कार्य होता है उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे श्रमिक वर्ग हैं जो किसी प्रकार के कार्य को करना ही नहीं चाहते हैं, और जब जाहिर सी बात है किसी प्रकार को करेंगे नहीं तो कि अर्थव्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का योगदान भी नहीं देंगे। तो ऐसी बेरोजगारी, वो भी मगर है तो बेरोजगारी, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। इस बेरोजगारी को आप लोग ध्यान बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इस प्रकार की बेरोजगारी को समान तौर के भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन शामिल किसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट ये है कि अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। अनैच्छिक मतलब कि हम श्रमिक वर्ग चाहता है उसको रोजगार करना, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार या किसी कारण की वजह से उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। याद रखेंगे। ऐच्छिक बेरोजगारी देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है। इसे बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार इसकी बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। याद रखें। ठीक है, बेरोजगारी जरूर है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको सामान्य बेरोजगारी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।
दूसरी दूसरी जो बात है वो है अनैच्छिक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिसको शामिल किया जाता है और इसी की गणना भी की जाती है, इसी के आंकड़े भी भारत सरकार जारी करती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अनैच्छिक बेरोजगारी यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर, यानी कि जैसे कि हम लोग बात करें कि सामान्य से एग्जाम्पल ले लें कि कोई मकान बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है, उसमें श्रमिक मजदूरों की आवश्यकता है, ठीक है। उनके लिए मान लीजिए कि दिहाड़ी 500 रुपये जो प्रचलित मजदूरी दर है वो चल रही है। अब वहाँ पर क्या है कि उसके ये चलने के बावजूद भी उस मतलब कि जो 500 रुपये जो तय किया गया है उसकी मजदूरी दर, उस पर भी उसको रोजगार ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। ध्यान दें, ना मिले, मैंने अभी कारण नहीं तय कि क्यों नहीं मिल रहा है उसको। वो 500 रुपये की जब दर पहले से तय है, जो प्रचलित दर है वो चल रही है, उस पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं उसको मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं मिल रही है तो मतलब कि वो बेरोजगार बैठा हुआ, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कह दिया मैंने, ठीक है। तो याद रखें, चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी दर पर उन्हें कार्य ना मिले। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको उदाहरण दिया इसको, तो ना मिले, लेकिन कारण तो बहुत हो सकते हैं। किन कारणों की वजह से उसे मतलब वो इच्छुक तो है, रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। चालू मजदूरी दर पर, इस टर्मोलॉजी को अपने दिमाग के अंदर बैठा लें। अगर जो ये टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम में या कोई भी आप पीसीएस वहाँ भी दे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप मेंस में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है इसके, तो आप इस कंटेंट को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार हम लोग देख ले, तो यहाँ पर मैंने 9 प्रकारों की चर्चा की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक, अब जैसा कि नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर में पढ़ा रहा हूँ मैं। अनैच्छिक का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है, ठीक है, वो चाहता है लेकिन इच्छित होने के बावजूद भी वो बेरोजगार बैठा है, ठीक है। याद रखिएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी मैंने लिखा है, ठीक है ना, मतलब कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है ये, ठीक है ना। तो ये देखिए, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा कब देखने को मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है विकासशील देश है और काफ़ी सेक्टरों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हमेशा देखी जाती रहेगी अभी आगे समय तक, जब तक कि हमारा देश यानी भारत देश जो है वो विकसित ना हो जाए, तब तक उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग क्षेत्र किस सेक्टर में हम लोग रखते हैं, हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भागीदारी रखता है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो दूसरे नंबर की भागीदारी है। और हम क्योंकि इसमें जो होते सरकारें जो हैं इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं और बाहर से भी इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित भी करती हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके चलते क्या होता है, कभी अप और कभी डाउन की स्थिति पैदा होती है और उसके चलते जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये है दीर्घकालीन बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर दीर्घकालीन बेरोजगारी देखने को मिलती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक पर्टिकुलर प्रकार की स्किल की आवश्यकता पड़ती है, और जब बंदा कोई चीज़ नई चीज़ आती है और उसमें कोई व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में स्किल नहीं है उसके अंदर, तो वो बेरोजगारी का शिकार होता है। जब तक वो उस प्रकार की स्किल को प्राप्त ना कर ले तो उसको एक प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान देंगे, तो इसको इस तरह से चीज़ों को जोड़ के आप देख सकते हैं, तो उसको संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत में बेरोजगारी का यही स्वरूप हमें अक्सर देखने को मिलता है सभी क्षेत्रों में। तो देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर श्रमिक जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं या उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे अल्प रोजगार, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार। अब यहाँ पर देखेंगे
इसका मतलब क्या है कि क्षमता अनुसार काम ना मिलना या पूरा काम ना मिलना। ठीक है, क्षमता आपके पास है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है या पूरा काम नहीं मिल रहा है। अक्सर ऐसी बेरोजगारी हम लोग कृषि में लगे श्रमिकों में देखने को मिलती है। याद रखेंगे, क्षमता है उनके पास लेकिन फिर भी वो उनको काम नहीं मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अल्प रोजगार और छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी जो लगभग एक जैसी प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे टर्मोलॉजी जहाँ ध्यान रखेंगे कि क्षमता के अनुसार और पूरा काम ना मिलना ये अल्प रोजगार के अंतर कंसिडर किया जाता है, और कृषि में लगे जो श्रमिक होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। मतलब कृषि से जुड़ा हुआ एक प्रकार ये भी है जो अल्प रोजगार के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य होती है। अब इसका मतलब क्या है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना या नगण्य होने का आशय यह है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो इसमें पहले एक चीज ध्यान दें कि ये कृषि में इसकी प्रधानता है। अब कृषि में इसकी प्रधानता है मतलब कि खेती के क्षेत्र में, खेती की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ, जो खेती का जो कार्य होता है उसमें देखेंगे कि वो पूरे वर्ष भर क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग होता है जो खेतों में काम करता है उसके पास जो होता है पूरे वर्ष भर कार्य करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्या होता है, जो मान लीजिए कोई एरिया कोई खेत है, ठीक है, वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है या धान बुआई का काम चल रहा है, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती। ध्यान देंगे, जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती है, मतलब जो आवश्यक है वो तो कार्य कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं वो भी उसी में लगे हुए हैं। मतलब कि उनकी उत्पादकता जो है बिल्कुल टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि सीमांत उत्पादकता शून्य है। हालांकि उनको मजदूरी जरूर मिलेगी लेकिन उत्पादकता के नाम पर वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी काम में लगे हैं जो कि वो 4 मजदूर भी कर सकते हैं, तो उसमें 10 मजदूर लगे, मतलब 5 और लगे हुए हैं, जो कि उन 5 मजदूरों की फिर उत्पादकता सुन जाएगी कि 5 मजदूर तो कर ही सकते हैं उस काम को। तो जबरदस्ती जो कार्य में लगे हुए हैं उसके अंदर जो शामिल की गई बेरोजगारी उसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी का संबंध सिर्फ आय अर्जन से ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत में आपको मैंने बता दिया कि किसी उत्पादन कार्य में ना लगे होना बेरोजगारी है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलना शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि ये बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है और ये शहरी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलते, शहरी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को ये मिलती है शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि बच्चे के पास किसी प्रकार की स्किल है, उसने एक BA किया, MA किया, बहुत सी ऐसी डिग्रियां उसने प्राप्त की, और उस क्षेत्र में जब वो कार्य करने जाता है तो उसको अपनी डिग्री के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसा कि नाम है वैसा आसानी से आप इसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। फिर देखेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, यानी मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी मार्केट के आधार पर मार्केट में जो परिवर्तन होता है, यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो वहाँ बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसके कारण, तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। याद कर लीजिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंदर मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन, यानी इसको कैसे समझेंगे, यानी कि मांग घट गई है, पूर्ति, मांग हो रही है, मांग के आधार पर पूर्ति होती है। यानी कि अगर मांग ज़्यादा है तो पूर्ति उसी हिसाब से होनी चाहिए, अगर मांग कम है तो पूर्ति उस हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, और मांग अगर घट गई तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यूनिट, जो भी कारखाना, जो भी यूनिट चला रही है, उस यूनिट पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। यानी कि उत्पादन की जब आवश्यकता ही नहीं है तो हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लेके करेंगे क्या। तो वहाँ पर मांग घटने की वजह से
बेरोजगारी बढ़ गई है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो उसे हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर 7 से 8 माह ही कृषि कार्य होते हैं। बाकी के जो 4 से 5 महीने होते हैं उसमें कृषक श्रमिकों को कार्य करने के लिए कोई भी कार्य नहीं होते और वो बेकार बैठे रहते हैं। वो जो काल होता है 4 से 5 महीने का, वो बेरोजगारी का काल माना जाता है और उसे हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जिसे हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं, या अर्थव्यवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था की चक्रीय अवस्था होती है उसके अंदर उसके अंदर जो चक्र चल रहा है, जो अर्थव्यवस्था का जो चक्रीकरण है उसके अंदर जो उत्पन्न बेरोजगारी हो रही है उस चक्रीय अवस्था के कारण उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मतलब क्या है इसका मतलब समझ लें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उस अर्थव्यवस्था में बूम हो सकता है, मतलब तेजी आ सकती है। उस अर्थव्यवस्था में सुस्ती हो सकती है। उस अर्थव्यवस्था में मंदी हो सकती है और फिर मंदी के बाद उस अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हो सकता है। यानी इसमें इतनी कंडीशन है। और जब आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती आती है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि 2008 की वैश्विक मंदी जब आई थी तब बेरोजगारी चरम पे थी, क्योंकि लोगों को रोजगार मुहैया उस स्तर पे नहीं हो पा रहा था जिस स्तर पे 2008 से पहले था। याद रखेंगे। फिर आते हैं शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी यानी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम इसके अंदर हम लोग औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसको हम लोग शामिल कर लेंगे शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत। और इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है और शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी। इसके आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं उपलब्ध होते हैं और इसे कृषिगत बेरोजगारी कहते हैं। इसको हम लोग अलग कैटेगराइज कर दिया है। इसको हम लोग सीधे तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, एक मौसमी बेरोजगारी के अंदर भी ग्रामीण बेरोजगारी को समझ सकते हैं। छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर भी हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी को समझ सकते हैं और अल्प रोजगार के अंदर भी हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी को समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी का सीधा संबंध हमारा किससे होता है, कृषि कार्यों से होता है। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी में और भी चीज़ें शामिल हो जाती है कि और भी कार्य होते हैं, लेकिन अगर हम लोग परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली रूप से, हम लोग परोक्ष नहीं कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमको सीधे तौर पर इन बेरोजगारी से इस बेरोजगारी को सम्मिलित कर सकते हैं। यानी ग्रामीण बेरोजगारी को हम लोग मौसमी से, छिपी हुई बेरोजगारी से और अल्प रोजगार से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस बेरोजगारी वाला जो टॉपिक था, जो प्रकार था, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।